हमने अभी तक पढ़ा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में मास बाय मास परसेंटेज के लिए हम पढ़ रहे थे। इसमें बेटा हम यहाँ पर पहुंचे थे। कैसे निकालेंगे मास बाय मास परसेंटेज या कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल दिया है 10 ग्राम, अगर मेरे पास नमक है तो ये सॉल्यूट हो गया, डिसॉल्व किया 90 ग्राम पानी के अंदर, तो सॉल्यूशन कितना बनेगा 10 ग्राम नमक और 90 ग्राम पानी दोनों मिलाकर बनेगा। तो यहाँ पर नीचे हम ये दोनों लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा आंसर आएगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 10 अपॉन में 100 इंटू 100 से 100 कट गया तो ये मेरा आ गया 10%। 10% जो आंसर आया है वो मास बाय मास आया है। इसको हम कई बार वेट बाय वेट भी लिख देते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती है। यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट नोट बॉक्स में दे रखा है कि m बाय m को w बाय w भी लिखा जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में दोनों को सेम माना जाता है। तो ये हो गया हमारा मास बाय मास। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मास बाय मास के बाद हमारा क्या है, मास बाय वॉल्यूम होता है नेक्स्ट। बी मास बाय वॉल्यूम और सी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो पहले बी देख लेते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें भी हमारे पास सेम ही न्यूमेरिकल है। जैसे कैसे निकालेंगे ये, यहाँ देखो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। ये रहा हमारा एग्जाम्पल मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। 5 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml सॉल्यूशन के अंदर डाला है, तो ये क्या बनेगा, 5 ग्राम ग्लूकोज। तो सॉल्यूट कितना है हमारा 5 ग्राम, इसको कितने में डाला है, इसे 100 ml सॉल्यूशन के अंदर डाला है। अब हमें यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्यूट नहीं दिया है, सॉल्यूशन ही दिया है, तो 100 ml सॉल्यूशन। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से 100 कट जाएगा। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब आ रही है बेटा, क्योंकि अभी ना मुझे इस पेन से लिखने की आदत नहीं है। थोड़े दिनों में कि पेन से लिखने की भी जब आदत पड़ जाएगी तो राइटिंग सही आएगी। तो मेरा आ गया 5% आंसर। 5% मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेरी निकली है इसकी, ग्लूकोज की। अब समझ में आया। इसमें हर एक बार क्वेश्चन सिर्फ इसी टाइप के आते हैं और कुछ अलग नहीं आएगा। कभी मास बाय मास पूछ लिया जाएगा, कभी मास बाय वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा, कभी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछा जाएगा। हर बार हमें सिर्फ इतना करना है, जो सॉल्यूट दिया जाएगा वो एक सेकेंड, जो पहले से इरेज कर देते हैं सारा। हाँ, जो भी हमें सॉल्यूट दिया जाएगा वो सॉल्यूट का मास परसेंटेज जो भी दिया है वो ऊपर लिखा जाएगा और नीचे हम लिखेंगे सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का लिख के दोनों को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अगर ये मास में दिया है दोनों चीज़ें तो हमारी मास बाय मास परसेंटेज निकल जाएगी। मास बाय वॉल्यूम दिया है तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगी, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है, दोनों ml में दिए हैं, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है, यही 3 फॉर्मूले आते हैं। हम ये थर्ड वाला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला दिखाया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब 1 ml पेस्टिसाइड, किसी भी पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड पता है ना, खेत वगैरह में जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए कीटनाशक यूज किए जाते हैं वो पेस्टिसाइड होते हैं। तो 1 ml हमने डाला है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो एक सेकेंड, हाँ 1 ml हमने 100 ml सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, तो हमारा क्या बनेगा, इसको सॉल्व करते हैं। 1 ml अपॉन में 100 ml इंटू 100, 100 से 100 कट गया तो ये 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
ये सारा सेम सब कुछ हिंदी में समझाया है यहाँ पर। सारे बच्चे हिंदी में, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम में नोट कर लें। अगर आपको इंग्लिश में कुछ समझ आता है तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। फिर लास्ट में हमारा ये वाला टेबल जो है, इसमें तीनों मेथड समझा रखे हैं और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। मेडिसिन लैब वगैरह में ये परफ्यूम और विनेगर बनाने में ये यूज़ किया जाता है। अब थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे सेलाइन ड्रिप इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो सेलाइन ड्रिप चढ़ाई जाती है वो 0.9% मास बाय वॉल्यूम होता है। सोडियम क्लोराइड इन वाटर, मतलब 0. लिखूँ, यहाँ लिखती हूँ 0.9% मास बाय वॉल्यूम। तो 0.9% मास बाय वॉल्यूम मेरा सोडियम क्लोराइड मिला रखा होता है पानी के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 0.9 ग्राम सॉल्ट, नमक 100 ग्राम पानी के अंदर मिला दिया, तब जाके मेरा 0.9% निकलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये बार बार वही चीजें दे रखी हैं। एक सेकेंड, ये कर लिया हमने, मास बाय मास परसेंटेज वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज वाला, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी हो गया हमारा। अब यहाँ पर फिर से वही तीनों फॉर्मूले देकर और तीनों को एक बार रिवाइज करवा रखा है। सेम है, इसको भी रिवाइज के लिए ही क्विक रेफरेंस दे रखा है कि सारे फॉर्मूलों का क्विक रेफरेंस है, कंसंट्रेशन फॉर्मूलाज। अब पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चंस हैं हमारी नई बुक में। पॉज एंड पॉन्डर करके पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन लिखे जाते थे, अब पॉज एंड पॉन्डर लिखा जाता है। मतलब क्या हुआ? पॉज मतलब रुको, पॉन्डर मतलब सोचो। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लें इसको। हम्म, हाँ ये रहा। A common talcum powder contains 4% mass by mass zinc oxide which act as antiseptic. How much zinc oxide is present in 300 ग्राम of talcum powder? ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में सॉल्व किया है। मैं साइड में जो ब्लैक कलर की स्क्रीन हमें दिख रही है उस पर भी सॉल्व कर दूंगी, पहले आप देखते जाओ क्वेश्चन क्या है। एक कॉमन टेल्कम पाउडर जो है, जो हमारा पाउडर जो हम लगाते हैं गर्मियों में, उसमें 4% मास बाय मास जिंक ऑक्साइड है। 4% मास बाय मास जिंक ऑक्साइड दिया है, जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। मतलब कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत अगर होती है तो उसमें भी वो काम करता है। हाउ मच जिंक ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ टेल्कम पाउडर? परसेंटेज दे दी, 4% दिया है। और ये पूछा गया है कि अगर हम 300 ग्राम, पूरा टेल्कम पाउडर हमारा 300 ग्राम है, तो उस 300 ग्राम के अंदर 4% के हिसाब से हमारा कितना मास होगा जिंक ऑक्साइड का। अब देखो, एक बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? अरे यार, हाँ, मास बाय मास दिया है। सबसे ऊपर क्या होता है? सॉल्यूट का मास होता है, और नीचे होता है सॉल्यूशन का मास, इनटू 100 होता है, और ये निकलता है मेरे एक आंसर के बराबर। जो आंसर आता है मेरा कुछ परसेंट में। तो अब यहाँ पर यही दिया है, आंसर कितना है मेरा? 4% आंसर है। उन्होंने 4% आंसर ऑलरेडी दे दिया है। और ये सोल्यूट का मास पूछा है कि अगर टोटल 300 ग्राम है, यहाँ पे ये टोटल 300 ग्राम दे दिया, तो सोल्यूट कितना होगा? तो सोल्यूट को मैं क्या मानूँ? ZnO मान लेती हूँ, जिंक ऑक्साइड की बात हो रही है।
तो मास ऑफ जिंक ऑक्साइड, ठीक है, अपॉन में 300 इंटू 100 इज इक्वल टू 4। ये आंसर है। इससे ये कट गया, 0 से 0 कट गए, मेरे पास बचा ZnO इज इक्वल टू 4 इंटू 3 ग्राम। ये आ गया 12 ग्राम। देखो यही आया 12 ग्राम। 4 मैंने यहाँ पर रख लिया। दोबारा से सुन लो सारे बच्चे ध्यान से। मेरे पास हमेशा ऊपर होता है सॉल्यूट का मास, नीचे होता है सॉल्यूशन का मास इंटू 100, और ये आंसर के बराबर होता है। इन्होंने आंसर हमें 4% ऑलरेडी दे दिया है। सॉल्यूट का मास मुझे निकालना है जो कि मेरी जिंक ऑक्साइड है, मतलब 300 ग्राम में कितनी जिंक ऑक्साइड होती है ये इन्होंने पूछा है। अगर 4% बना रहे हैं तो 4 आंसर लिख लिया, 2 0 से 2 0 कट गई। अब ZnO इज इक्वल टू 4 इंटू ये जो 3 है ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आ गया 12 ग्राम। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आंसर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। योर मदर गिव्स यू अ बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस कंसंट्रेटेड टू मिक्स विद वाटर। अच्छा, ऑरेंज जूस का कंसंट्रेट दिया है, मतलब बहुत गाढ़ा सा ऑरेंज जूस दे दिया है जिसे तुम्हें पानी में मिलाकर उसका मिक्सचर बनाना है। ईच टेबल स्पून मेजर्स 15 ml। हर चम्मच से तुम 15 ml जूस डाल सकते हो एंड मेक यू 150 ml ऑफ जूस पर पर्सन, और 150 ml पर पर्सन बनाना है। व्हाट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ जूस कंसंट्रेशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालना है हमें जूस का। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें है वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अगर हम 2 चम्मच जूस डालते हैं तो 2 चम्मच के अंदर, 2 टेबलस्पून के अंदर, एक में 15 ml था तो दो में हमारा यहाँ पे 30 ml हो गया, तो ये आ गया मेरा 30 ml। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेरे को निकालना है 30/150, क्योंकि टोटल हमें 150, 2 चम्मच जूस मिलाकर 150 ml बनाना था, तो 30/150 इंटू 100, ये 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमारा आंसर आ गया। अब मैं इसे खुद लिख के सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन शायद मेरे को पूरा सा नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें कहीं पे लिखा नहीं है कि हमें 2 चम्मच डालना है, पर आंसर के हिसाब से चलो हम लेट करके मानते हैं कि हमें 2 चम्मच बोला गया है। तो 1 चम्मच के अंदर 15 ml था, तो 2 चम्मच के अंदर 30 ml हो गया, 15 इंटू 2 30 ml। अब 30 ml जो है वो मेरा सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट, टोटल सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं टोटल सॉल्यूशन है मेरा 150 ml जूस मुझे एक गिलास के अंदर देना है, इंटू 100 ये निकालना है। अब 50 के टेबल में ही 50 2 ज़ा 100 और 50 3 ज़ा 150, 3 1 ज़ा, और ये 10 पे, तो ये आ गया 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये मेरा आंसर निकल गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विनेगर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। विनेगर, ये मेरी पेंसिल जहाँ जहाँ मूव कर रही है सारे बच्चे वहाँ देखेंगे। विनेगर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव कंटेन 5/5 वॉल्यूम एसिटिक एसिड। 5/5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड लेते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज 100% एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड 100% एसिटिक एसिड होता है। इफ यू वांट टू मेक विनेगर फ्रॉम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, हाउ डू यू प्रोसीड। अगर तुम ग्लेशियल एसिटिक एसिड से तुम्हें विनेगर बनाना है तो तुम कैसे प्रोसीड करोगे। एक सेकेंड में थोड़ा जूम इन कर लो, बड़ा हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन पे हम, ओहो,
ये विनेगर वाला हमारा क्वेश्चन है। इस पे है कि विनेगर जो है फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। 5/5 पेंसिल 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड हमने यूज किया है। विनेगर जो है ना बेटा, एसिटिक एसिड में पानी मिलाकर जब बनता है, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो बोलते हैं हम, वो 100% एसिटिक एसिड होता है। अगर अब 100% एसिटिक एसिड में हम थोड़ा सा पानी मिला दें तो वो विनेगर बन जाएगा। अब लेकिन ये बनाए कैसे? 5% बनाना है हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब मेरा आंसर 5% है। फिर से उसी तरीके से हम जाते हैं। सॉल्यूट आएगा मेरा, सॉल्यूट का ml निकलेगा, अपॉन में मेरा सॉल्यूशन का निकलेगा, ठीक है, इंटू 100। और ये आंसर आना चाहिए एक फिक्स, जो कि इन्होंने हमें दे दिया, 5 आना चाहिए, ठीक है, 5 मानना है यहाँ पर। तो हम 100 ml से सोच लेते हैं कि हमें 100 ml से बनाना है, क्योंकि यहाँ पर बना तो हम 200 ml 400 ml किसी से भी सकते हैं। हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल बताना है कि तुम अगर ऐसा करना चाहो, एसिडिक बना ये विनेगर बनाना चाहो तो एसिटिक एसिड से कैसे बनाओगे। तो हम कुछ एक फिक्स अमाउंट तो लेंगे, तो हमने मान लिया 100 ml सॉल्यूशन हम ले रहे हैं। तो सॉल्यूट मुझे नहीं पता, सॉल्यूट मेरा कितना है, मैंने x मान लिया सॉल्यूट। x के बाद ये मेरा 100 ml बन गया। 100 ml के बाद मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करूँगी और आंसर आना चाहिए मेरा 5। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया। तो अब सीधा सिंपल x इज इक्वल टू 5 ml। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5 ml एसिटिक एसिड को मैं बहुत सारे मतलब 100 ml वाटर में मिक्स करूँगी, तो ये मेरा 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से विनेगर बन जाएगा। यहाँ पर भी यही लिख रखा है, 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड को 5 हम 100 ml वाटर में मिलाएंगे, तो टोटल हमारा 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बन जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार फिर से देख लो। मेरे पास सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन लेते हैं, इंटू 100 होता है, और ये कुछ आंसर निकलता है, कुछ फिक्स आंसर निकलता है, जो कि इन्होंने हमें 5% दे रखा है। सॉल्यूट को हम x मानते हैं, सॉल्यूशन हमने 100 ml की बात कर ली कि 100 ml में मैं कितना मिलाऊंगी कि मेरा 5% आंसर आ जाए। तो 100 से 100 कट गया, x मतलब 5 ml। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 ml में मुझे 5 ml, यहाँ पर मैंने 100 ml पानी लिया है, उसके अंदर मैं 5 ml एसिटिक एसिड लूँगी, एसिटिक एसिड, और वो एसिटिक एसिड इसमें मिलाया तो मेरा 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से विनेगर बन गया, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ml या 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। मुझे एक फिक्स टेम्परेचर दिया गया है, उस फिक्स टेम्परेचर पर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैं ऐड कर सकती हूँ 100 ml सॉल्वेंट के अंदर या 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अगला आता है मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? A solute that cannot be dissolved anymore at that given temperature. Any extra solute added will not dissolve, it will remain undissolved. अब ये क्या बोल गए? देखो, हमें एक एग्जाम्पल पता है। अगर हम चाशनी बनाते हैं तो हमने एक पतीले के अंदर चीनी डालनी शुरू कर दी,
ठीक है, जब हम चीनी डालते जाते हैं तो वो घुलती रहती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब पतीले के नीचे थोड़ी सी चीनी इकट्ठी होने लग जाती है, इस टाइम पे और चीनी नहीं घुल सकती, तो इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब और नो मोर सॉल्यूट, उस टेम्परेचर पर और सॉल्यूट हम ऐड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसमें बार बार एट गिवन टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर ये बोला गया है। टेम्परेचर का क्या यूज है? फिर टेम्परेचर का बेटा ये यूज है कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जैसे हमने इसे गर्म किया है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और हमने जो एक पतीले के अंदर चीनी डाल दी थी और जो नीचे जमा होने लग गई थी, उसके नीचे हम आग लगा देंगे, अगर आग जला देंगे तो ये सारी चीनी घुल जाएगी और इसमें और भी नई चीनी थोड़ी सी ऐड करी जा सकती है। मोर शुगर डिजॉल्व इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। गर्म पानी में ज्यादा चीनी मिलती है एज कंपेयर टू ठंडा पानी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? गैस सॉल्यूट्स एंड लिक्विड सॉल्यूमेंट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। ये ना डिफरेंस ना सॉलिड और गैस में आया है। अगर हम सॉलिड ऐड करते हैं ना तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, करने पर सॉलिड चीजें, सॉरी, गर्म करने पर सॉलिड चीज़ें और ज़्यादा मिक्स होती हैं। लेकिन गैसेस में उल्टा होता है। गैसेस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस जो हैं वो बाहर निकल जाती हैं, तो सॉल्युबिलिटी इनकी डिक्रीज हो जाती है। व्हाइट मैटर्स, ये मैटर क्यों करता है? सॉल्युबिलिटी इज यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर्स। जो हमारे चैप्टर का नाम था ना, मिक्सचर्स को सेपरेट करना सीखना था, वो अब यहाँ आ रहा है, मिक्सचर्स को सेपरेट करना सीखने के लिए। सॉल्युबिलिटी के हिसाब से कौन सी चीज किस टेम्परेचर तक घुली रहेगी और कब नहीं घुलेगी, उसके हिसाब से हम कुछ चीजों को अलग कर सकते हैं। जैसे क्रिस्टल्स बना सकते हैं हम। अब ये क्रिस्टल्स बनाना क्या होता है? क्रिस्टल्स बनाना आगे क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक है, उस टॉपिक में देखते हैं। क्रिस्टल्स बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे चमकीले दाने, जैसे चीनी के दाने हो गए, मिश्री के दाने हो गए, वो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं। यही सारे टॉपिक बेटा हिंदी में लिखे हुए हैं। सॉल्युबिलिटी को विलेयता बोला जाता है। और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन थे, जो चीनी को गर्म करके, नहीं, चीनी मिला मिला कर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, जब और चीनी नहीं मिलती उसको संतृप्त विलयन बोला जाता है। और जब और चीनी घुल सकती है ना, चीनी या कोई भी चीज, तो उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब और घुल सकते हैं, तो असंतृप्त बोला जाता है उसको। यहाँ पे सिर्फ इसके आगे अ लगा देंगे हम। तापमान का प्रभाव हमने देख लिया। सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे एक सॉल्युबिलिटी कर्व दिया गया है। सॉल्युबिलिटी कर्व में क्या होता है? कोई भी चीज जब हम देख रहे हैं कि वो घुल रही है, नहीं घुल रही है, कितने ग्राम वाटर में घुल रही है, हम उसे डाले जा रहे हैं और फिर हम उसका टेम्परेचर नोट करते हैं कि कितने टेम्परेचर पर वो घुल रही है, तो उसके बाद हम उसे ग्राफ पे नोट करेंगे तो वो सॉल्युबिलिटी कर्व कहलाएगा। जैसे यहाँ पर दो कंपाउंड दिए गए हैं, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी। ये दो कंपाउंड यहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से 10 डिग्री सेल्सियस पर ये थोड़ा सा घुला, फिर उसके बाद 20 पर थोड़ा और, 30 पे थोड़ा और, 40 पे थोड़ा और, इस तरीके से ये घुलता चला गया। अब यहाँ पर कंपाउंड बी जो है वो
10 डिग्री पर थोड़ा कम घुला था, फिर उसके बाद 20 पे थोड़ा और, 30 पे और ज़्यादा, 40 पे और ज़्यादा। तो जो ज़्यादा घुलता जा रहा है उसका ग्राफ ऊपर की तरफ रहता है, और जो कम घुलता है उसका ग्राफ नीचे की तरफ से जाता है। यहाँ पे इसमें से रीडिंग्स क्या है देखो, 60 डिग्री सेल्सियस पर कंपाउंड बी सॉल्युबिलिटी 60 डिग्री सेल्सियस, ये रहा बी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी है 287 ग्राम अपॉन में 100 ग्राम ऑफ वाटर, 287 ग्राम अपॉन 100 ग्राम। लेकिन और 40 डिग्री सेल्सियस पर कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी है 241 अपॉन में 100। इफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बी एट 60 डिग्री इज कूल टू 40 डिग्री, अगर बी का सैचुरेटेड सॉल्यूशन 60 डिग्री से 40 डिग्री तक ठंडा कर लिया जाएगा, तो यहाँ से ये पहले ये देखो 40 डिग्री पर ये घुल गया था, 60 डिग्री पर इतना घुल गया। अब हम इसे, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम वापस ठंडा कर सकते हैं इसको। तो हमने जब इसे वापस ठंडा किया तो जो गर्म होकर घुला था वो ठंडे होके वापस क्रिस्टल्स भी तो बन जाएगा वापस। जैसे चीनी की चाशनी को जब हम ठंडा करते हैं तो वो गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है, उसको क्रिस्टल्स बनना बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 46 ग्राम हमें क्रिस्टल्स, माइनस करने के बाद इसमें से इसको माइनस करके हमारा 46 ग्राम ऑफ क्रिस्टल्स विल बी आउट एज सॉलिड, वापस प्योर सॉलिड हमारे क्रिस्टल्स बन जाएंगे। कंक्लूजन, बी हैज मच हायर सॉल्युबिलिटी देन ए, बी की जो है वो बहुत ज़्यादा हायर सॉल्युबिलिटी है ए से कहीं ज़्यादा। बी सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस स्टीपली विद टेम्परेचर, और टेम्परेचर के साथ बी की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, जो कि अच्छी क्रिस्टलाइजेशन करवाता है। वाइल अब यही सारी चीज़ें हिंदी में यहाँ पर दे रखी हैं, विलेयता, विलयन, ये सब दे रखा है। अब ये क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलीकरण बार बार ये शब्द आ तो रहा है, लेकिन ये है क्या? तो बेटा ये शब्द है, देखो अभी जो तुम्हें बताया कि जब हमारे पास कोई चीज़ जो थी वो हमने पानी में घोलनी स्टार्ट करी, ठीक है, घोलते घोलते अब वो घुलनी बंद हो गई, यहाँ नीचे जमा होने लग गई, तो हम उसे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद वो और भी ज़्यादा घुल जाती है, और थोड़ी सी और डाल दी हमने, वो घुल गई। तो जब हम इस गर्म चीज़ को घोलने के बाद में, ये तो हमने ज़बरदस्ती टेम्परेचर बढ़ाकर घोला है, जब हम वापस उसके आग को बंद कर देंगे, नीचे जो हमने गर्मी स्टोव वगैरह चलाया था वो हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे, उसे वापस ठंडा कर देंगे, तो जो एक्स्ट्रा क्रिस्टल्स जो इसमें बन गए थे, जो घुल गए थे, वो वापस से क्रिस्टल्स में, छोटे 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 प्योर दानों में वापस आ जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टल्स बनाना, क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? क्रिस्टल्स बनाना, क्रिस्टलाइजेशन, हिंदी में क्रिस्टलीकरण ये बोला जाता है। यहाँ नीचे येलो बॉक्स में प्रिंसिपल भी दिया है क्रिस्टलाइजेशन का। वाई सेपरेट मिक्सचर्स, मिक्सचर्स को सेपरेट क्यों करना है? क्योंकि हमें मिक्सचर में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें, इम्प्योर चीज़ें मिक्स करके दी गई हैं, हमें उनसे प्योर सब्सटेंसेस चाहिए जहाँ भी हमें जिस भी चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी से हम सेपरेशन कर सकते हैं? सॉल्युबिलिटी, अभी हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ी है, मिक्स करने की पावर, कौन सा सब्सटेंस किस में कितना मिक्स होगा, सॉल्युबिलिटी के हिसाब से अलग कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, पार्टिकल के साइज के हिसाब से, डेंसिटी घनत्व के हिसाब से, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होता है डायरेक्ट गैस से सॉलिड बनना या सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना, इंटरेक्शन विद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ कोई कितना इंटरेक्टेड है, कितना घुला हुआ मिला हुआ, कितने अच्छे से उसके साथ पकड़ बना रखी है। तो अब हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं सेपरेशन के, जिसमें हम पहला मेथड देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन का। क्रिस्टलाइजेशन अभी हमने पढ़ा है, सॉलिड को सॉल्यूशन से, किसी भी लिक्विड का हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें से हमें सॉलिड बाहर निकालना है, प्योर और सॉलिड क्रिस्टल चाहिए। सिंपल सी बात है, पहले गरम कर दो,
गरम करने के बाद छान लो, छानने के बाद ठंडा कर दो, तो सॉलिड क्रिस्टल्स, प्योर क्रिस्टल्स हमें मिल जाते हैं। एग्जाम्पल शुगर फ्रॉम शुगर केन जूस, शुगर केन जूस में से शुगर को बाहर निकालने का यही तरीका होता है। बहुत ज़्यादा चीनी अगर हो, गन्ने के जूस को गर्म करो, बढ़िया तरीका उबालो, फिर ठंडा कर दो, तो उसमें से चीनी अलग हो जाएगी और जूस अलग हो जाता है। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, समुद्री पानी में से नमक भी इसी तरीके से निकाला जाता है। पहले बहुत ज़्यादा नमक के पानी को गर्म करते हैं, गर्म करके ठंडा कर देते हैं, ठंडा करने के बाद हमारे पास छोटे छोटे दाने क्रिस्टल्स के नमक के मिल जाते हैं और पानी हम छान के अलग कर चुके होते हैं। तो पहला मेथड हमारा क्रिस्टलाइजेशन, दूसरा मेथड डिस्टिलेशन। अब ये डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन की बेटा एक बार देखते हो आगे अगर डायग्राम दिया होगा तो। हाँ, यहाँ पर ना प्रॉपर पूरे डायग्राम के साथ दे रखा है, क्रिस्टलाइजेशन भी और उसके बाद शायद वो भी दे रखा है। हाँ, दो दो पेजेस में समझा रखा है, तो मैं पहले क्रिस्टलाइजेशन का ही थोड़ा बहुत रीड कर देती हूँ। देखो मेथड्स तो हमारे पास ये तीन दे रखे हैं, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन और पेपर क्रोमेटोग्राफी। हिंदी में क्रिस्टलीकरण, आसवन और पेपर क्रोमेटोग्राफी दिया है। लेकिन ये तीनों जो हैं, ये देखो, ये जो ये ऊपर दे रखे हैं, अरे यार, ये जो यहाँ पर ये दे रखे हैं, ये वाले क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन और पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये तीन मेथड होते हैं। इन तीनों मेथड को अभी मैं डिटेल में समझाती जाती हूँ। ये देखो, सबसे पहला आया क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्रिस्टल्स बनाने होते हैं छोटे छोटे, जैसे ये नीचे दिख रहे हैं, रॉक सॉल्ट के क्रिस्टल, कैंडी शुगर, स्नोफ्लेक्स, वाटर वेपर्स, ये सब जो बिल्कुल चमकते हुए से दाने से, मिश्री के दाने, चीनी के दाने जैसे होते हैं, उनको क्रिस्टल्स बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से क्रिस्टल्स को बनाकर अलग करना, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसमें हम दो सॉलिड को अलग अलग कर सकते हैं। प्रिंसिपल मेथड क्या है, इसका मेथड है दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होनी चाहिए, एक ज्यादा घुल जाना चाहिए, एक कम घुलना चाहिए, या फिर अलग अलग टेम्परेचर पर। तो हम हाई टेम्परेचर गर्म करेंगे, हाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करेंगे, तो जो हमारा घुल चुका था, जो सॉल्यूट हमारा घुल चुका था, वो ठंडा होने पर वापस सॉलिड बन जाएगा। फिर उसे छानेंगे और छानकर वो हमारा सॉलिड अलग हो जाएगा और नीचे सॉल्यूशन अलग हो जाएगा। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है बेटा, इसका यूज शुगर इंडस्ट्री, सॉल्ट बनाने में, और लैब के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने में, ये तीन चीजों में इसका यूज होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी बच्चे ये नोट कर लें, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस, प्रिंसिपल, एग्जाम्पल और यूजेस। अब इसमें स्टार फैक्ट्स में क्या आ रहा है, क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन सिंपल इवेपोरेशन से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। सिंपल किसी चीज को इवेपोरेट करते हैं हम, पानी में से हमें नमक बाहर निकालना है, पानी अलग करना है, नमक अलग करना है, तो इवेपोरेट कर सकते हैं। लेकिन इवेपोरेशन से कहीं ज़्यादा अच्छा मेथड होता है उबाल कर उसको छान के फिर ठंडा होने के लिए रख दो, वो ज़्यादा बेटर तरीका होता है। यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाकर दिखाए हैं एक बीकर के अंदर, एक सेकेंड, हाँ, एक बीकर के अंदर देखो, यहाँ पर तुम्हें बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया है, इसमें ग्लास की रॉड डालकर इसे घोला गया है। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा पानी लिया है जिसमें हम इस बीकर को गर्म कर रहे हैं, डायरेक्ट गर्म नहीं कर रहे, कांच का होता है, टूट सकता है, पानी के अंदर गर्म कर रहे हैं।
फिर जैसे ये सारा कॉपर सल्फेट जो है ये घुल जाएगा, तो हम इसको, यहाँ पे हमने ये फनल लगाई है, फनल में हमने ये फिल्टर पेपर लगाया था। इस फिल्टर पेपर के थ्रू, एक पेपर होता है जो चीज़ों को छानने में यूज़ किया जाता है, इस फिल्टर पेपर के थ्रू हम इसमें सारे क्रिस्टल्स को इधर रोक लेंगे और सारा का सारा जो पानी था वो नीचे आ जाएगा। फिर इसको हम इसी तरीके से बिल्कुल आराम से, इसमें क्रिस्टल्स को नहीं रोकेंगे, इसमें इम्प्योरिटी को रोकेंगे। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें, रेत मिट्टी कुछ भी ऐड हो गया था वो छन जाएगा, वो अलग हो जाएगा। और अब इसको हम ढक के रख देंगे। ढक के रखने के बाद इसमें बहुत सुंदर, जब ये ठंडे होंगे तो बहुत सुंदर छोटे 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 कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, जिसको हम वापस दोबारा छानेंगे तो हमारे पास इस तरीके से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस समझा रखी है। 1 ग्राम कॉपर सल्फेट लो 100 ml पानी के अंदर, 100 ml प्लेस इन 100 ml बीकर, 100 ml के बीकर के अंदर 25 ml पानी डालकर और 1 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, 1 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड डालकर उसके अंदर रख देंगे। फिर धीरे 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 उसको हिलाकर गर्म करेंगे, उसमें और कॉपर सल्फेट डालते जाएंगे जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए, मतलब वो घुलना बंद ना कर दे। फिर बहुत गर्म जब वो बन जाएगा तो उसको छान लेंगे, इम्प्योरिटी हटा देंगे, जो चीज़ें मिक्स नहीं होती वो हटा देंगे। फिर उसको ढक्कन लगाकर, वॉच ग्लास का ढक्कन, वॉच ग्लास मतलब जिसमें से दिखता रहता है ऐसा ग्लास होता है, उसके लगाकर उसको धीरे धीरे स्लोली उसको ठंडा होने के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ेंगे, बिना छेड़े हुए उसको रख देंगे। फिर धीरे धीरे बहुत पतले पतले लंबे लंबे ब्लू कलर के क्रिस्टल्स हमें दिखाई देंगे। इनको फिर हम छानेंगे, ठंडे पानी से धोएंगे, फिर से ठंडा करने के लिए रख देंगे और फिर सूखने के लिए रख देंगे और हमारे ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं। रिजल्ट हमें लार्ज ब्लू शाइनी ज्योमेट्रिकल शेप्ड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। कॉपर सल्फेट बहुत टॉक्सिक होता है, इसको कभी भी बेयर हैंड से बिना ग्लव्स पहने नहीं छूते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा तुम्हारी टीचर ही डालेगी, कभी भी तुम खुद से नहीं डालोगे। ये सेम प्रोसेस हिंदी में यहाँ पर ये दे दी है, हिंदी में देख लेना इसको, वीडियो को रोककर। उसके बाद आता है साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये एक्स्ट्रा है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहिए हमें। क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कोस्टल एरियाज पर स्टार्ट हुई थी। नमक के पानी में से नमक को निकाला गया था। यहाँ पे 2 तरीके के नमक थे, इनको पहले उबाल कर फिर सोलर इवेपोरेशन से धूप में अपने आप इवेपोरेट हो जाते थे, इन 2 तरीकों से अलग किया गया था। आजकल जो है वो सोलर इवेपोरेशन मेथड यूज़ किया जाता है और हमें बहुत सुंदर क्रिस्टल्स के फॉर्म में ही नमक मिलता है। और ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, एक रीडिंग कर लेना इसकी बस। इंडिया हैज़ बीन practicing crystallization for centuries long before it becomes a formal lab technique. इंडिया में लैब में ये टेक्निक आने से पहले हम लोग नमक निकालने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते थे। उसके बाद पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चंस हैं क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड। जो सॉल्युबिलिटी कर्व हमें दिया था उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इफ इक्वल masses of hot saturated solution of compound A and B are cooled from 80 degree to 60 degree Celsius, which solution is likely to deposit more solid। अगर जो हमने कर्व दिया था हमें यहाँ पर, हाँ पहले कर्व ही देख लें। ये रहा, ये 60 से 80 डिग्री की बात करी जा रही है, ये सॉल्युबिलिटी कर्व है, 60 से 80 डिग्री की यहाँ बात करी जा रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम किसी 2 कंपाउंड को ए और बी को ठंडा कर देते हैं तो किस में ज़्यादा सॉलिड डिपॉजिट होगा। देखो 80 डिग्री सेल्सियस पर बी जो है वो लगभग 300,
बी जो है वो लगभग 360 ग्राम जो था वो डिज़ोल्व हो रहा था और 60 डिग्री पर 287। तो हमेशा जो चेंज निकलता है वो इसमें से ये माइनस करके निकलता है, तो 73 ग्राम। ये बस कुछ नहीं करना, जितना 60 डिग्री पे जितना घुल रहा था वो लिख लो, 80 पे जितना घुल रहा था वो लिख लो और दोनों को माइनस कर दो। ठंडा करने पर उतने ही ग्राम, जितना घुला है उतना ही वापस जम के क्रिस्टल बन जाएगा। ए के लिए, ये बी के लिए था। ए में क्या होता है, ए में लगभग दोनों का सेम ही था, क्योंकि ए का ग्राफ ना बेटा ऐसे था, तो लगभग जब सेम ही था 60 डिग्री पर भी और 80 डिग्री पर भी, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था। इसलिए इसमें बहुत थोड़े से क्रिस्टल बनेंगे और यहाँ पर जो जितना बड़ा ग्राफ बनेगा उतना ज़्यादा डिफरेंस आता है, और ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा क्रिस्टल्स बनेंगे, तो बी कंपाउंड के क्रिस्टल ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, यहाँ हमें ये समझ आया कि सॉल्युबिलिटी कर्व में जो जितना ऊपर जाता है उतने ज़्यादा क्रिस्टल बनाता है और जो जितना नीचे से जाता है उतने कम क्रिस्टल्स बनाता है। ठीक है, हिंदी में भी यही सेम आंसर लिखा हुआ है। कौन सा कंसेप्ट यूज है, सॉल्युबिलिटी कर्व इंटरप्रिटेशन वाला कंसेप्ट यूज है, ये भी देख लेना ध्यान से। अगला क्वेश्चन, will there be any change in the size of common salt crystal if the rate of evaporation is increased or decreased? अगर हम rate of evaporation ठंडा करते हैं, जब इवेपोरेशन को इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे तो क्या क्रिस्टल के साइज में, नमक के जो दाने दाने बनते हैं उनमें डिफरेंस आता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन अफेक्ट्स क्रिस्टल साइज पर फर्क पड़ता है। फास्ट इवेपोरेशन अगर होगी तो छोटे क्रिस्टल बनते हैं, छोटे छोटे इरेगुलर साइज के, और स्लो धीरे धीरे इवेपोरेशन अगर करते हैं तो बहुत बड़े बड़े सुंदर डिज़ाइन के क्रिस्टल्स बनते हैं। इसलिए स्लो इवेपोरेशन में अच्छे क्रिस्टल बनते हैं, बहुत जल्दी फूंक मार के हिला हिला के ठंडा करते हैं तो अच्छे क्रिस्टल्स नहीं बनते। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जितना स्लो होगा क्रिस्टल्स उतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे। सभी बच्चे हिंदी में भी आंसर्स नोट कर लें। और ना इसे थोड़ी कम स्पीड पे चला के फिर रोक लेना अगर ये नहीं रुक रही हो वीडियो तो। अब अगली प्रोसेस है डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन की प्रोसेस में हमारे पास, हिंदी में बोलते हैं आसवन, इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, डिस्टिलेशन का डायग्राम ये रहा, देखो पहले ये डायग्राम देख लो फिर हो जाएगा सब कुछ। डिस्टिलेशन में हमारे पास इस तरीके का सेटअप होता है। इस बीकर के अंदर हम ऐसे लिक्विड डालते हैं जो आपस में दोनों मिले हुए मिक्स होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो, जैसे एसीटोन और वाटर, दो चीज़ें इन्होंने मिक्स कर दी है, तो दो चीज़ें मिक्स करी है। अब इसमें काम क्या होता है, इस ये सेटअप पूरा काम कैसे करता है, तो देखो बेटा जब इसे बर्नर से नीचे गर्म करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारा ये जो थर्मोमीटर होता है ये टेम्परेचर को नापता रहता है। ये जो इसके अंदर जितने भी लिक्विड डलेंगे ना वो लिक्विड सारे अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल होंगे, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो अलग अलग होगा। एक पहले बॉईल हो जाएगा, एक बाद में बॉईल होगा। तो जो पहले बॉईल हो जाएगा उसकी भाप बनकर ऊपर जाएगी, ये भाप बनकर जब ऊपर जाएगी तो ये वाले पाइप के थ्रू उस भाप को हम इधर लाएंगे, और यहाँ लाते हम इसमें से ठंडा पानी डाल देंगे, यहाँ से ठंडा पानी निकालेंगे, इधर से डालेंगे और इधर से पानी निकाल देंगे। तो जब यहाँ पे ये भाप जब इसमें से जा रही थी तो ठंडे पानी की वजह से वो भाप वापस से पानी में बदल गई। भाप को ठंडा करते हैं, पानी को गर्म करेंगे अगर,
तो वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, लिक्विड जो है वो गैस में बदल जाएगा। लेकिन गैस को अगर हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो वापस लिक्विड में बदल जाएगा। तो यहाँ हमने वही किया है, पहले हमने पानी को गर्म करके भाप में बदल दिया और फिर भाप को ठंडा करके पानी में बदल दिया। यहाँ पर हमारा पानी वापस इकट्ठा हो गया इसके अंदर। तो इसमें जितनी भी 2 चीज़ 4 चीज़ जितने भी लिक्विड, तुम चाहे जितने भी लिक्विड इसके अंदर मिक्स कर लो इसके अंदर, लेकिन सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए। जैसे बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो जाएगा, वैसे ही ये सारा लिक्विड जो है अलग अलग टेम्परेचर पर उबल के ठंडा होकर इधर हम इकट्ठे करते रहेंगे। ठीक है, ये होती है हमारी डिस्टिलेशन की टेक्निक। अब इस डिस्टिलेशन की टेक्निक पे थ्योरी कितनी पढ़नी है, तो वो थ्योरी देखो यहाँ पर है सारी की सारी। distillation process of separating homogeneous mixture of two miscible liquids by heating। दो हमारे पास miscible मतलब जो मिक्स हो जाए, मिक्स होने वाले होमोजीनस मिक्सचर है हमारे पास बीकर के अंदर। 2 3 कितने भी हमने मिक्स करे हुए लिक्विड डालेंगे। फिर उसके बाद इनमें क्या डिफरेंस होना चाहिए, लिक्विड विद बॉइलर लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज फर्स्ट। इसको जब हम गरम करेंगे, गरम करने के बाद ये बॉईल हो जाएगा, उबल जाएगा। उबलने के बाद इसको ठंडा कर देंगे, यहाँ पे आइस या ठंडा पानी डाल के ठंडा करके इसको दूसरे बीकर में ड्रॉप वाइज ले लेंगे। लेकिन इसके अंदर जितने लिक्विड थे वो लिक्विड जो है हमारे पास, वो लिक्विड जो है हमारे पास वो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के होने चाहिए। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका वो अलग अलग होना चाहिए, एक साथ सारे बॉईल ना हो, पहले एक हो फिर दूसरा हो फिर तीसरा हो, जितने भी हम डाल रहे हैं वो हो। व्हेन टू यूज डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन को कब यूज़ करते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा मिक्सिबल लिक्विड्स में कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आए तब। जैसे एग्जांपल एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो जाता है और पानी जो है वो 100 पर, तो 44 डिग्री का फ़र्क है। पहले एसीटोन बाहर आ जाएगा ठंडा होकर और फिर उसके बाद वाटर बॉईल होना स्टार्ट करेगा। बोथ लिक्विड्स आर रिकवर्ड, दोनों लिक्विड्स को अलग अलग हम रिकवर कर सकते हैं। यूजेस एल्कोहल प्रोडक्शन, एल्कोहल बनाने में, वाटर प्यूरिफाई करने में, परफ्यूम बनाने में, हर जगह पर यही काम आता है। डज नॉट वर्क इफ बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी क्लोज, अगर दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पास में है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो ये काम नहीं करेगा। डिस्टिलेशन की प्रोसेस कन्नौज और यूपी में मिट्टी का इतर, मिट्टी का इत्र, अर्दी फ्रेग्रेंस परफ्यूम, परफ्यूम जिसकी मिट्टी जैसी खुशबू होती है वो बनाने में यूज होता है। और डेग बाग पाप का मेथड, कुछ भी है ये छोड़ो, ये किस लिए यूज होता है वो देख लो। अब वो उसके बाद डिस्टिलेशन हमें समझ में आ गया, डायग्राम भी हमने देख लिया, ये हमने इसे हिंदी में दे रखा है। इम्पॉर्टेंट नोट बॉक्स में क्या है, व्हेन क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड द सॉल्वेंट इज लॉस्ट। जब क्रिस्टलाइजेशन का मेथड यूज किया जाता है तो सॉल्वेंट लॉस्ट हो जाता है, मतलब सॉल्वेंट हमें मिल नहीं पाता। लेकिन डिस्टिलेशन में हमें सॉल्वेंट भी अलग से मिल जाता है, जिसके अंदर वो घुला हुआ होता है वो दूसरा वाला भी तो बीकर के अंदर ही रह जाता है। डिस्टिलेशन सेटअप बता दिया, ये पूरा प्रोसेस बता रखा है। पहले मिक्सचर को हीट करो, वेपर्स जो है वो ऊपर जाएंगे, कंडेंस होंगे, कंडेंस होके ठंडे होने के बाद में वो दूसरे इस फ्लास्क के अंदर, यहाँ ये इस फ्लास्क के अंदर वापस से मिल जाएंगे। और एक लिक्विड तो इसके अंदर रह जाएगा और दूसरा लिक्विड इसके अंदर रह जाएगा, तो दोनों अलग अलग हो गए। Thermometer used in distillation records the boiling point of liquid being collected।
एक ही आइडेंटिफिकेशन टूल। थर्मोमीटर जो इसमें लगाया जाता है बेटा, वो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर नोट करने के लिए लगाया जाता है। ये मेथड होता है ये देखने का कि कौन सा कब, हमें अगर पता है कि 50 डिग्री 60 डिग्री के आसपास वो बॉईल हो जाएगा, तो हम 60 डिग्री के आसपास देखते रहेंगे, हमारा सब कुछ जो लिक्विड्स हैं वो दोनों अच्छे से कलेक्ट हो जाएंगे। अब जो ये इंडियन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड बता रहे थे, वो यहाँ पर थोड़ा सा बताया है। मिट्टी का इत्र और डेग भाप डेग भाप का मेथड, इसको एक बार खुद ही रीड कर लेना, इतना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चलो मैं समझा देती हूँ। यू मस्ट हैव नोटिस्ड प्लीजेंट अर्दी स्मेल राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। जब बारिश होती है तो मिट्टी में से बहुत सुंदर, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो कन्नौज में उसे, कन्नौज को परफ्यूम कैपिटल बोला जाता है। तो उन्होंने कोशिश करी कि नेचुरल परफ्यूम, मिट्टी का इत्र बनाया जाए जिसमें मिट्टी की खुशबू आए, ऐसा परफ्यूम बनाया जाए। और अगला मेथड जो है वो डेग डेग भाप का मेथड। दिस परफ्यूम इज मेड यूजिंग ट्रेडिशनल डेग भाप का डिस्टिलेशन टेक्निक। इस टेक्निक से, सेम ही टेक्निक है वो, यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, इधर बीच में बेम्बू पाइप के थ्रू ठंडा कर रहे हैं, और ठंडा करने के बाद हम इसको दूसरे लिक्विड को कलेक्ट कर ले रहे हैं। तो इसे एज इट इज़ हमें ये फ्रेग्रेंस मिल जाती है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन जैसे ही सेम वैसी ही प्रोसेस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें फ्रैक्शंस बने होते हैं, हमारे पास कॉलम्स बने हुए होते हैं, और थोड़ा हाई लेवल पर यूज़ करी जाती है ये टेक्निक। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर देखो, यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर क्रूड ऑयल, कच्चा तेल यहाँ से डाला जाता है और यहाँ भट्टी बनाई जाती है। उसके बाद ये अलग अलग लेवल पर, ये बहुत बड़े से कंटेनर होते हैं जिनके अंदर ये क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो है, वो कच्चा तेल अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीज़ें बनाता है, और वो अलग अलग जगह पर इकट्ठी होती जा रही है। यहाँ पर हमने कच्चा तेल डाला, यहाँ पे हमने भट्टी जलाई, भट्टी जलाने के बाद इन पाइप में से भाप निकलने लग गई। यहाँ पे कच्चा तेल था और भाप निकलकर अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग, जैसे हमने डिस्टिलेशन में पहले किया था, नीचे बीकर लगाया था, यहाँ हम बार बार बीकर नहीं लगा सकते, तो यहाँ हम अपने आप ही कॉलम्स बना देते हैं, और इन कॉलम्स के अंदर टेम्परेचर के हिसाब से सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग इकट्ठी होती रहती हैं। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो सबसे ऊपर कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, एविएशन फ्यूल या केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, बिटुमेन जो रोड बनाने में यूज़ होता है, और ऐसे नीचे जाते जाते हम हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है, गर्मी बहुत बढ़ती जाती है, वहाँ तक हमारी चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं। यहाँ पे सबके यूजेस बताए हैं। पेट्रोलियम गैस जो है वो खाना बनाने में यूज़ करी जाती है, पेट्रोल फ्यूल के लिए। केरोसिन जो है वो जेट फ्यूल के, लाइटनिंग चीज़ें जलाने के लिए, और जेट फ्यूल मतलब प्लेन्स वगैरह में फ्यूल जो डलता है। डीजल ट्रक, बस, ट्रेन में। लुब्रिकेटिंग ऑयल इंजन में लुब्रिकेशन करने के लिए। और बिटुमेन जो है वो रोड बनाने में यूज़ किया जाता है। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी में हम इस तरीके का मेथड यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन ही है, लेकिन डिस्टिलेशन में कॉलम्स बना देते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन किया जाता है। अलग अलग छोटे छोटे कॉलम्स बना दिए जाते हैं, वहाँ पर ये सारा इकट्ठा कर लेते हैं, सब सारी चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं।
सिंपल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में 25 डिग्री से कम भी डिफरेंस होगा तब भी डिस्टिलेशन हो जाता है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। ये स्टोरेज ऑफ स्टील is a gaseous fractional stored in steel cylinders under high pressure। एलपीजी को स्टील के सिलेंडर्स में भरा जाता है और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे इसको रखा जाता है। अब अगला है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? देखो बेटा, हमारे पास ये इस तरीके का लैब में एक पेपर होता है। उस पेपर पे ऐसे नीचे हम लाइन डालते हैं। उस लाइन पर यहाँ पर एक डॉट लगा दिया जाता है। लाइन के पास में यहाँ पर ये डॉट लगा दिया। ठीक है, डॉट लगाने के बाद हमारे पास ये ग्लास का जार होता है। उस जार के अंदर ये देखो, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है इस डायग्राम को बनाने में। हमारे पास ये पेपर है। पेपर में नीचे हम लाइन खींचते हैं, उस लाइन के ऊपर एक डॉट लगा देते हैं और इसको जार के अंदर रख देते हैं। और वो जार के अंदर जब हम रखते हैं तो उस जार में यहाँ पे जो ये लिक्विड इतना सारा भरा हुआ है ना बेटा, ये इतना सारा नहीं भरता है, ये यहाँ तक भरा जाता है। इस लाइन से नीचे रखा जाता है इसको। ये जो लाइन है इस लाइन से नीचे रखते हैं, यहाँ तक भर देते हैं हम। इसमें क्या हो सकता है? इसमें कोई सा भी लिक्विड हो सकता है जिसमें हमें इस चीज़ को मूव करवाना है। मतलब देखो, क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो अलग अलग एक ही लिक्विड के अंदर अलग अलग कलर्स, मान लो अलग अलग लिक्विड मिक्स हैं, उनको अलग करने में यूज़ करते हैं। जैसे फूलों के रस में जो फूलों का रस होता है, डाई होती है। क्रोमेटोग्राफी वर्ड देखो, ये कलर से आता है। कलर को अलग करना, राइटिंग विद कलर्स, कलर्स को अलग करना। तुमने काले रंग की इंक ली है, ये मैंने पीले रंग की इंक ली है। ये पीले रंग की इंक किस किस रंग से मिलकर बनी है? अगर मैं काले रंग की इंक लूँ तो वो कौन कौन से कलर से मिलकर बनी होगी? फूलों का रस ले लो, उसके अंदर कौन कौन से अलग रंग है? हमारा ब्लड जो है उसके अंदर कौन कौन से अलग अलग रंग है? तो ऐसे रंगों का खेल जो ये होता है, रंगों को अलग अलग करने का मेथड ये इसमें होता है। तो अब हम जब एक पेपर लेंगे, क्रोमेटोग्राफी पेपर, उस पर हम एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचते हैं ये देखने के लिए कि कहाँ से इस लाइन से ऊपर ना लिक्विड नहीं जाना चाहिए ये। तो हम लाइन खींचेंगे, लाइन खींचकर हम इस पर एक डॉट लगा देंगे। डॉट लगाकर जिसको भी हमें रंगों को अलग करना है, ब्लड अलग करना है, ब्लड, फूलों का रस अलग करना है, वो एक डॉट लगा दो। जो भी तुम अलग करना चाहते हो वो एक डॉट लगा दो। और फिर उसके बाद उसको इस जार के अंदर रखो। जार के अंदर वाटर या फिर कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। सॉल्वेंट मतलब कोई भी लिक्विड हम यूज कर सकते हैं जिसके अंदर वो कलर जो है ज़्यादा अच्छे से छट सके, ज़्यादा अच्छे से अलग हो सके। जैसे इंक जो है कई बार अलग सॉल्वेंट के अंदर अलग होती है, ब्लड अलग के अंदर अलग होगा, और पानी में हर चीज़ घुल जाती है। तो घुलने वाली चीज़ नहीं चाहिए, अलग करने वाली चीज़ चाहिए जो घुले ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा लिक्विड लेना होता है, उसके अंदर हम इस पेपर को डाल देते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सीधा खड़ा कर देते हैं। फिर ये जब हमें पेपर मिलता है, पहले तो हमें एक डॉट वाला पेपर मिला था, ऐसे करके हमने एक डॉट लगाया था, लेकिन अब ये एक डॉट खत्म हो चुका है और हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग डॉट्स मिलेंगे। जो रंग जिन जिन रंगों से मिलकर ये बना था ना, वो सारे इधर इधर हट गए हैं। ये होता है क्रोमेटोग्राफी पेपर पर। तो क्रोमेटोग्राफी पेपर पर हमें जैसे पहले यहाँ पर ये एक एक कलर दिख रहा था इंक का स्पॉट, और अब यहाँ पे ये देखो, ये इंक का स्पॉट ऊपर चला गया है, लाल, पीला, नीला, ये अलग अलग रंग आ गए हैं। तो इस तरीके से हम क्रोमेटोग्राफी के यूज करके अलग अलग कलर्स को अलग अलग कर सकते हैं। जो सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा अच्छे से घुलता है वो ज़्यादा ऊपर जाता है। जो सॉल्वेंट के साथ, जो इसमें लिक्विड हमने डाला उसके साथ जोन सा भी कलर अच्छे से घुल जाएगा वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, और जोन सा कलर नहीं घुलेगा वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक होती है। हिंदी में भी इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी ही बोला जाता है।
सेपरेट प्लांट पिगमेंट्स, जैसे पालक के रस में से एग्जाम्पल दिया है, पालक की पत्तियों के रस में से उसके अंदर प्लांट के जो भी केमिकल्स हैं, पिगमेंट्स हैं, वो सब अलग अलग करना। फूलों के पत्तों में से वो जो पंखुड़ियाँ होती है उनमें से उनके रंग अलग करना। फूड कलर को अलग करना, फूड कलर जो खाने में मिलने वाले कलर्स होते हैं उनको अलग अलग करना। समटाइम्स वाटर डज नॉट वर्क, कई बार इसमें जो सॉल्वेंट हम डालते हैं वो सिर्फ वाटर नहीं होता, उसमें कई बार हम अल्कोहल भी डालते हैं, कई बार हम कुछ एसिड्स भी डालते हैं, ये सारी चीजें डली हुई होती है। देखो यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया भी है कि सॉल्वेंट जो है वो कैसे ओरिजिनल बेस स्पॉट, एक सेकेंड, यहाँ पर हमारा ओरिजिनल तो ब्लैक कलर का था, अब देखो वो ब्लैक वाला तो यहाँ से हो गया गायब और यहाँ पे अलग अलग कलर हमें मिल गए। तो ये होते हैं तरीके मूवमेंट करवाने के, कलर जो हैं वो अलग अलग मूव करके ऊपर चले गए और ऊपर जाने के बाद में उनका सेपरेशन हो गया। डाई में से कलर निकालना, किसी भी चीज़ में से, फोरेंसिक साइंस में से, फोरेंसिक लेबोरेटरी में जो काम होते हैं उनमें कहीं पर कोई दो तीन कलर की चीज़ें मिल रही है उनको अलग अलग चेक करना, इसमें क्या मिला हुआ है, क्या अलग अलग कलर मिल सकते हैं, वो सब कुछ हम इसी से अलग करते हैं। ज़्यादातर वाटर से काम चल जाता है लेकिन कई बार हमें अल्कोहल वगैरह भी यूज़ करने पड़ते हैं। Even a single drop of black ink contains multiple colored pigment. एक छोटा सा एक बूंद ब्लैक कलर की इंक में बहुत सारे कलर मिक्स हो सकते हैं जो कि हम पेपर क्रोमेटोग्राफी से सारे अलग कर सकते हैं। अब ये पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चन आंसर आ गए फिर से। आज हम इसमें नोट्स के 60 पेजेस हैं, 30 तक करेंगे, उसके बाद बचे हुए 30 पेजेस तक हम कल करेंगे। पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चन आंसर में स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है। सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन, क्या नमक को हम इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन, आसवन और वाष्पीकरण दोनों से अलग कर सकते हैं? तो हाँ, नमक को हम दोनों से अलग कर सकते हैं, इवेपोरेशन से भी, वाष्पीकरण, और डिस्टिलेशन आसवन से भी। डिस्टिलेशन में क्या होगा, पानी अलग से कलेक्ट हो जाएगा। डिस्टिलेशन में हमारा क्या हुआ था, यहाँ पर एक बीकर था, उसके नीचे आग जलाई थी, फिर यहाँ पे थर्मोमीटर लगा के पाइप के थ्रू यहाँ पे दूसरे बीकर में हमने पानी को इकट्ठा कर लिया था। ये तो हमारा डिस्टिलेशन में दूसरे बीकर में पानी का कलेक्शन हो जाएगा। और अगर हम सिंपल इवेपोरेशन करेंगे तो इवेपोरेशन में हमने यहाँ पर एक कुछ भी बर्तन लिया है, उसको थोड़ा बहुत गर्म किया है, और कई बार इवेपोरेशन अपने आप रूम टेम्परेचर पर भी हो जाता है, पानी भाप बनकर उड़ गया और इस बर्तन के अंदर नमक के दाने रह गए। तो दोनों मेथड से हम नमक को पानी से अलग कर सकते हैं। अब सेकंड है, डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इवन दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। सेम बॉइलिंग पॉइंट से हम डिस्टिलेशन कर सकते हैं? नहीं, सेम बॉइलिंग पॉइंट से हम कभी भी डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस पर ही हम उसको डिस्टिलेशन आसवन से अलग कर सकते हैं। दोनों के आंसर लिख लेना बेटा कॉपी में। थर्ड, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट शुड बी अबव द सैंपल स्पॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसमें ये बोला है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या पानी स्पॉट से, जो निशान हमने लगाया है उससे ऊपर तक जाना चाहिए। जो इस डायग्राम में गड़बड़ थी, मैंने तुम्हें बताया था ना डायग्राम गलत बना हुआ है, फोटो जो बनी हुई थी वो गलत थी। जब भी हमारे पास यहाँ पर ये जार होगा, जार के अंदर जब हम अपना पेपर डालेंगे, पेपर पे हमने अगर यहाँ पर निशान लगाया है यहाँ पर, तो जो सॉल्वेंट होगा
वो इस निशान से नीचे तक रहना चाहिए। इसमें जो भी पानी, जो भी अल्कोहल तुम भरोगे, वो इस निशान से नीचे तक रहना चाहिए, कभी भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगला फोर्थ देखो, इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर द सेम प्रोसेस। इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन सेम प्रोसेस है? नहीं, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन सेम प्रोसेस नहीं है। इवेपोरेशन में सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट उड़ जाता है। एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसके अंदर पानी में कुछ घुला हुआ डाला, तो ये पानी जो है उड़ गया, खत्म हो गया। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में जब हमने क्या बोला था, क्रिस्टलाइजेशन में हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करके फिर हम इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद हम इसे छानेंगे, तो हमारे पास क्रिस्टल्स अलग हो जाएंगे, दाने दाने अलग हो जाएंगे, और ये लिक्विड जो है ये अलग रह जाएगा। तो दोनों चीज़ें हमें अलग अलग मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें नीचे लास्ट में चारों क्वेश्चंस दिए हैं, और चारों क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट में दोबारा से बता रखा है कि स्टेटमेंट हमारी ये थी, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, ये वाली, और कौन सी काम करेगी कौन सी नहीं करेगी, ये चारों चीज़ें बता रखी है। अब अगला टॉपिक है सेपरेटिंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे करेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो बताया था, जिनमें विजिबल बाउंड्री होती है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास कोई भी बीकर होगा, उसके अंदर जैसे तेल है तो यहाँ पर अलग इकट्ठा हो गया, या फिर अगर मिट्टी का पानी है तो वो अलग इकट्ठा हो गया। तो ये होते हैं हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में लिक्विड लिक्विड भी हो सकते हैं जो दो मिक्स ना होते हों, सॉलिड सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, गैस और सॉलिड भी हो सकता है, सब अलग अलग हो सकते हैं। तो इनको अलग करने के क्या क्या तरीके होते हैं? सेपरेटिंग फनल से हमारे पास बहुत सारे मेथड है, पहले हम शॉर्ट में नाम देखते हैं। सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके, फिर सब्लिमेशन का यूज़ करके, सेंट्रीफ्यूगेशन, कोएगुलेशन, ये तीन चार मेथड है जिनसे हम इन्हें अलग कर सकते हैं। अब हम इन चारों मेथड को देखेंगे कैसे अलग अलग करना है। ये चारों मेथड यहाँ पर दिखा रखे हैं, ये देखो, ये चार मेथड से अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इममिसिबल लिक्विड। क्या होते हैं इममिसिबल लिक्विड्स? वो होते हैं जो दोनों एक दूसरे में मिक्स ना हो, जैसे पानी और तेल इममिसिबल है। तो अब ये पानी और तेल जो इममिसिबल लिक्विड्स हैं, उसमें हमारे पास क्या करना है? कुछ नहीं करना। देखो, डेंसिटी का डिफरेंस आना चाहिए। डेंसिटी का डिफरेंस मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ से गाढ़ी हो। पानी है, पानी ऊपर तैर रहा है, तेल ऊपर तैर रहा है, पानी नीचे रह गया, बस इतना सा है। एक की लेयर अलग बन जाए, दूसरे की लेयर अलग बन जाए, और दोनों अलग अलग लेयर्स को सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हुए हम अलग कर लें। अब ये सेपरेटिंग फनल क्या चीज़ है? तो देखो, एक बीन जैसी शेप का, यार डायग्राम गंदा बनेगा, ऐसे बीन जैसी शेप का हमारे पास एक फनल होता है, ऊपर ढक्कन लगा होता है। इस ढक्कन को खोल के इसमें लिक्विड डाल दिया, ये हमारा लिक्विड भर गया। ठीक है, अब भरने के बाद में हमारे पास यहाँ पर एक लिक्विड के ऊपर ये दूसरा लिक्विड दूसरे कलर का इमिसिबल है, ये जमा हो गया। ठीक है, अब नीचे इसके लगी होती है, नीचे इसमें लगी होती है यहाँ पे नॉब। तो यहाँ पे ये नॉब को मैं खोल दूंगी। खोलने के बाद नीचे बीकर में ये वाला, जब तक ये येलो वाला जो था, ये वाला लिक्विड जब तक नीचे गिरता रहता है, जब तक ये इसमें कलेक्ट हो जाएगा, जैसे ही ये पिंक लिक्विड यहाँ आएगा, इधर तक पहुंच जाएगा, निकलना स्टार्ट होएगा, वैसे ही मैं इस नॉब को वापस बंद करके और बंद कर दूंगी इसको, और दूसरे बीकर के अंदर दूसरे लिक्विड को जमा कर लूंगी। इस तरीके से सेपरेटिंग फनल का यूज करके हम अलग करते हैं। दोबारा से सुनो एक बार। हमारे पास यहाँ पर ये सेपरेटिंग फनल थी मेरी, अरे कहाँ बन रहा है, ये सेपरेटिंग फनल थी,
बहुत गंदी बनी है पर कोई बात नहीं, सेपरेटिंग फनल है। इसके नीचे हमारे पास एक बीकर है, यहाँ पर मेरे पास एक लिक्विड भरा है। ठीक है, ये सारा लिक्विड भर गया। अब ये दूसरा लिक्विड इसके ऊपर है, जो इमिसिबल है वो इधर जमा है। यहाँ पे इसका नॉब लगा होता है जिसको हम खोल के इसको सारे लिक्विड को बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर ब्लू वाला लिक्विड आ जाएगा, कोई भी एक लिक्विड। फिर जब ये दूसरा लिक्विड स्टार्ट होएगा ना, तो हम दूसरा बीकर लगा देंगे और इसकी नॉब को बंद करके पहले एक लिक्विड कलेक्ट कर लेंगे, फिर हम दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा दोनों लिक्विड अलग अलग निकल जाएंगे। ये होता है सेपरेटिंग फनल का तरीका। जैसे इसमें भी एग्जाम्पल दिया है, पानी में से तेल को अलग करना। सेपरेटिंग फनल जब काम करती है जब डेंसिटी अलग अलग हो। डेंसिटी अलग मतलब गाढ़ेपन में फर्क हो और एक लिक्विड दूसरे लिक्विड पर तैर रहा हो। अगर वो तैरेगा नहीं तो हम उसे अलग नहीं कर सकते। ये रहा सेपरेटिंग फनल का डायग्राम। इसमें हमें दिखाया है, ये ऊपर जैसे मस्टर्ड ऑयल, पीले कलर का ऑयल है, नीचे पानी है। ये स्टॉप कॉक जो दी गई है, ये स्टॉप कॉक जो है इसको खोलकर पानी को सारा निकाल लेंगे। जैसे ही ये तेल नीचे आ जाएगा इसको वापस से बंद कर देंगे। डेंस लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड जो होता है वो, एक लिक्विड डेंस होगा, एक लिक्विड थोड़ा हल्का होगा, लेस डेंस होगा। जो लेस डेंस होता है वो ऊपर तैरता है और जो गाढ़ा होता है वो नीचे चला जाता है, और इस तरीके से हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। गैस मिक्सचर नोट्स। मोस्ट गैस मिक्सचर्स आर होमोजीनियस। गैस के जो मिक्सचर्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। गैस के अंदर गैस हमेशा अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। सिर्फ धुआं, धुंध, फॉग, ये सब हेट्रोजीनियस होते हैं। अब अगला मेथड है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन हमने बहुत बार देख रखा है अपने घरों में। कपूर की गोलियां देखी है सभी बच्चों ने। कपूर की गोलियां, जब अपने आप कोई भी चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, बिना लिक्विड पे जाए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, बीच में लिक्विड स्टेज नहीं आनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन या उद्वपातन। इसको हम सब्लिमेशन करवाते हैं, क्या करते हैं हम, किसी भी सॉलिड को गर्म करके गैस में बदल देते हैं और उस गैस को फिर ठंडा करके वापस सॉलिड में बदल देते हैं। बहुत गंदा गंदा लिख दिया, थोड़ा साफ करते हैं इसको। देखो, सॉलिड को सब्लाइम किया, सब्लिमेशन किया, हीट किया, वेपर में बदल दिया। अब उस वेपर को वापस से ठंडा किया और सॉलिड में बदल दिया, लेकिन दोनों ही कंडीशन में लिक्विड स्टेज कहीं पर भी नहीं आती। अब इसमें क्या होता है, क्या कर सकते हैं हम, देखो, कैम्फर, कपूर की गोलियों को हम गर्म करेंगे, भाप बनकर उड़ जाएगा। अगर हमारे पास कपूर की गोलियां, समझो एक बर्तन है उसके अंदर कपूर की गोलियां हैं और उसमें ये मिट्टी, ये येलो कलर की मैंने मिट्टी डाल दी, और ये कपूर की गोलियां भी पाउडर्ड फॉर्म में थी। तो अब ये दोनों पाउडर्ड फॉर्म में है, इनको कैसे अलग करें, इनको अलग करेंगे एक ऐसे, इसके मुंह को बंद करेंगे, बर्तन के मुंह को, नीचे से आग जलाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसा लगा देंगे जिससे ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा। तो जैसे ही आग जलाएंगे कपूर की गोलियां उड़कर भाप बनकर उड़ने लग जाएंगी, ऊपर जाएंगी, ऊपर ये बंद है। यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर देंगे, तो ठंडा होने के बाद ये यहाँ पर जमा हो जाएगी। जब ये यहाँ पर जमा हो जाएगी तो नीचे सारा रेत इकट्ठा हो गया, ऊपर सारा कपूर इकट्ठा हो गया, दोनों अलग अलग हो चुके हैं। इसके ढक्कन को हम खोलेंगे,
रेत को बाहर निकालेंगे और इसमें से कपूर की गोलियों को भी सॉलिड फॉर्म में हम अलग कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को? एग्जाम्पल क्या है हमारी डेली लाइफ में? कपूर की गोलियां, नेफ्थलीन बॉल्स, आयोडीन भी उड़ जाता है, अमोनियम क्लोराइड भी उड़ जाता है, ड्राई आइस जो हम फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस होती है, वो भी डायरेक्ट भाप बनकर उड़ जाती है। अच्छा, ड्राई आइस का यूज आइसक्रीम स्टोरेज में भी किया जाता है, आइसक्रीम को स्टोर करके रखने में भी किया जाता है। यहाँ पर थे हम। फ्रॉस्ट ऑन विंडो, सनी डे पर बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है तो जो हमारी गाड़ी वगैरह की खिड़कियों पर बर्फ जमी हुई होती है, वो भी अगर ड्राई आइस है, सूखी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो डायरेक्ट बिना पानी में बदले डायरेक्ट सब्लिमेशन हो जाता है उनका। नेफ्थलीन बॉल्स में भी यही होता है। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नहीं, इसका डायग्राम देखो, एक सेकेंड। सब्लिमेशन जो है, लिक्विड स्टेज आती ही नहीं इसमें, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर और वेपर से डायरेक्ट सॉलिड स्टेज में जाते हैं। इसको नोट कर लेना। और ये देखो, ये रहा इसका डायग्राम। ये हमारे पास फनल है, इसके अंदर हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी दो तीन चीज़ें, सैंड प्लस कैम्फर मिक्स हो गया है यहाँ पर है। इसे हम गरम करेंगे, गरम करके ये ऊपर जाएगा, ऊपर वाली वॉल्स पर यहाँ पर वो जमा होने लग जाएगा। यहाँ हमने कॉटन लगा के इसको बंद कर दिया है। सैंड हमारी नीचे रह गई है, कैम्फर नेफ्थलीन बॉल्स हमारी ऊपर चली गई है। फिर हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। इसी तरीके से हम इसे अलग करते हैं। देखो यहाँ पर ये मेथड लिखा हुआ है, प्लेस कैम्फर एंड सैंड मिक्सचर इन चाइना डिश। कैम्फर और सैंड के मिक्सचर को हम चाइना डिश में डालेंगे, एक बर्तन में डालेंगे, ग्लास के फनल को उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर कॉटन लगा देंगे। बर्नर जलाएंगे, बर्नर जलाने के बाद उसको हीट करेंगे। कैम्फर जो है वो भाप बनकर उड़ जाएगा और उसकी दीवारों पर जाकर ठंडा होकर चिपक जाएगा। और जो सैंड है, जो रेत है, वो उसी डिश के अंदर नीचे पड़ी रह जाएगी। कॉटन क्यों लगाई है हमने? कॉटन इसलिए लगाई है क्योंकि कैम्फर उड़ के बाहर ना जाए, फनल की दीवारों पर रह जाए। वो जो हमारी ये फनल है, इसकी दीवारों पर यहाँ पर कैम्फर रह जाए। कैम्फर मतलब कपूर का, कपूर बोल सकते हैं। तो वो कपूर जो है वो यहीं रह जाए, बाहर ना जाए। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा अलॉयज मिक्सचर। ये हम बाद में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है।